नमस्कार, सुन लो यूपीएससी के श्रोताओं। आज हम गोता लगाने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बेहद महत्वपूर्ण और हाँ, यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक में। सोचिए, अगर किसी देश की अपनी एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक हेल्थ रिपोर्ट हो, एक ऐसी रिपोर्ट जो ये बताए कि भाई दुनिया के साथ उसका लेन देन कैसा चल रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। इसी रिपोर्ट को कहते हैं भुगतान संतुलन, या अंग्रेजी में कहें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी। आज हम संजीव वर्मा सर की किताब के अध्याय 24 के आधार पर इसी बीओपी के कॉन्सेप्ट को, इसके एक एक पुर्जे को बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं इस डीप डाइव के लिए? बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के दौर में कोई भी अर्थव्यवस्था, खासकर भारत जैसी एक विकासशील और खुली अर्थव्यवस्था, दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकती। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, मतलब दुनिया से व्यापार है, हाँ? सामान खरीदना, बेचना, सेवाएं लेना देना। हाँ बिल्कुल। और जब हम दुनिया से लेन देन करते हैं तो विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल होता है, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, ये सब। तो बीओपी असल में एक देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच एक निश्चित समय अवधि में, आमतौर पर एक साल में, हुए सभी आर्थिक लेन देनों का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब एक खाता बही जैसा? हाँ, आप कह सकते हैं। एक विस्तृत खाता बही जो ये ट्रैक करता है कि कितनी विदेशी मुद्रा देश में आई, यानी इनफ्लोज या क्रेडिट्स, और कितनी देश से बाहर गई, यानी आउटफ्लोज या डेबिट्स। अच्छा, तो ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मतलब ठीक है, हिसाब रख लिया, पर इसका असर क्या पड़ता है? देखिए, असर बहुत गहरा है। संजीव वर्मा सर की किताब भी इसी बात पर जोर देती है। भारत का इतिहास देखें तो हम ज्यादातर समय आयात यानी इंपोर्ट ज्यादा करते रहे हैं और निर्यात यानी एक्सपोर्ट कम। हाँ, ये तो सुना है। हम तेल बहुत मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना। बिल्कुल। कच्चा तेल मतलब क्रूड पेट्रोलियम हमारी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। अब ये सब खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? विदेशी मुद्रा, डॉलर्स। एग्जैक्टली, डॉलर्स या दूसरी हार्ड करेंसी। अब अगर हमारा निर्यात यानी एक्सपोर्ट कम है तो इसका मतलब है कि हम निर्यात से उतनी विदेशी मुद्रा नहीं कमा पा रहे जितनी हमें आयात का बिल चुकाने के लिए चाहिए। ओह, तो यहीं पर दिक्कत शुरू होती है। हाँ, यहीं से बीओपी की अहमियत समझ आती है। हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा आ रही है या नहीं, ताकि हम अपनी जरूरी चीजें जैसे कच्चा तेल, मशीनरी वगैरह बिना किसी रुकावट के आयात कर सकें। तो ये हिसाब किताब रखने की, इस खाते बही को संभालने की जिम्मेदारी किसकी है भारत में? ये जिम्मेदारी है हमारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की। आरबीआई सिर्फ नोट नहीं छापता या ब्याज दरें तय नहीं करता, वो बीओपी का संरक्षक, कस्टोडियन भी है। आरबीआई ही इन सभी विदेशी लेन देनों का रिकॉर्ड रखता है, उसे मैनेज करता है और देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स को भी संभालता है। अच्छा, तो ये तो हुई बीओपी की बेसिक बात, उसकी जरूरत। अब संजीव वर्मा सर की किताब के सेक्शन 24.1 के बाद सेक्शन 24.2 में इसके खातों के प्रकार बताए गए हैं, काइंड ऑफ अकाउंट्स। ये क्या है? हाँ, तो बीओपी के इस बड़े से हिसाब किताब को समझने के लिए इसे मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है, दो मेन अकाउंट्स। दो अकाउंट्स कौन कौन से? पहला है चालू खाता यानी करंट अकाउंट, और दूसरा है पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। पहले हम चालू खाते को, मतलब करंट अकाउंट को, डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चालू खाता, करंट अकाउंट, इसमें क्या क्या आता है? चालू खाते में भी समझने के लिए दो मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा है व्यापार संतुलन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या शॉर्ट में बीओटी। बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें क्या होता है? मतलब हमने कितना सामान बाहर बेचा, निर्यात, और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई, और कितना सामान बाहर से खरीदा, आयात, और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की। अच्छा, तो सिर्फ गुड्स जी, जैसे कपड़े, मशीनें, कारें, अनाज। हाँ बिल्कुल, फिजिकल गुड्स। अगर हमारे निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से ज्यादा है तो हम कहते हैं कि हमारा व्यापार संतुलन सरप्लस में है, यानी अधिशेष है। लेकिन अगर, जैसा कि भारत के केस में अक्सर होता है, आयात का मूल्य निर्यात से ज्यादा है, तो फिर घाटा। हाँ, तो उसे कहते हैं व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट। भारत का बीओटी ऐतिहासिक रूप से घाटे में ही रहा है, क्योंकि हम तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई महंगी चीजें बड़ी मात्रा में आयात करते हैं। तो ये तो हुआ बीओटी, चालू खाते का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है अदृश्य संतुलन यानी बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स या बीओआई। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। Here's where it gets really interesting. अदृश्य
इनविजिबल्स मतलब जो दिखता नहीं, भूत प्रेत का व्यापार। नहीं नहीं, भूत प्रेत नहीं। अदृश्य का मतलब है वो चीजें जिनका व्यापार तो होता है, विदेशी मुद्रा का लेन देन भी होता है, लेकिन वो वस्तुओं की तरह दिखती नहीं। इसमें मुख्य रूप से आती हैं सेवाएं, यानी सर्विसेज। सर्विसेज जैसे बैंकिंग सेवाएं, बीमा यानी इंश्योरेंस, जहाजरानी, शिपिंग, हवाई यात्रा और हाँ, भारत जिसके लिए मशहूर है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, कंसल्टेंसी, टूरिज्म, ये सब। जब हम ये सेवाएं दुनिया को बेचते हैं तो विदेशी मुद्रा आती है, जब हम खरीदते हैं तो जाती है। अच्छा, तो मतलब जैसे टीसीएस या इन्फोसिस विदेशों में सॉफ्टवेयर बनाकर बेचती हैं, तो वो पैसा बीओआई में आएगा? बिल्कुल सही, वो बीओआई के क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरह अगर कोई भारतीय कंपनी विदेशी शिपिंग कंपनी की सेवा लेती है माल लाने ले जाने के लिए, तो उसका पेमेंट बीओआई के डेबिट साइड में जाएगा। और क्या आता है इस बीओआई में? सिर्फ सर्विसेज? नहीं, सर्विसेज के अलावा इसमें और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक है विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को भेजी गई आय। जैसे मान लीजिए किसी भारतीय ने विदेश में निवेश किया है, तो उस निवेश पर जो मुनाफा या ब्याज मिला, वो आय बीओआई में क्रेडिट होगी। या कोई विदेशी कंपनी भारत में काम कर रही है और वो अपना मुनाफा वापस अपने देश भेजती है, तो वो बीओआई में डेबिट होगा। ओके। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम है, खासकर भारत के लिए, वो है विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा अपने घर भेजे गए पैसे। हाँ, रेमिटेंसेस, ये तो बहुत सुना है। हमारे बहुत सारे लोग खाड़ी देशों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में काम करते हैं। बिल्कुल, लगभग 3.5 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं दुनिया भर में। वो जो पैसा कमाकर भारत में अपने परिवारों को भेजते हैं, वो विदेशी मुद्रा में आता है, और ये बीओआई का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हिस्सा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाले देशों में से एक है। ये हमारे बीओआई को काफी सहारा देता है। वाह, ये तो कमाल की बात है। और कुछ बीओआई में? हाँ, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए होने वाला लेन देन भी आता है। जैसे भारतीय छात्र पढ़ने विदेश जाते हैं तो वो विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं, ये डेबिट हुआ। इसी तरह अगर विदेशी छात्र या मरीज भारत आते हैं पढ़ने या इलाज कराने, तो वो विदेशी मुद्रा लाते हैं, ये क्रेडिट हुआ। इन सब का नेट इफेक्ट यानी कुल मिलाकर कितना पैसा आया या गया, वो बीओआई में जुड़ता है। तो मतलब बीओआई में सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम और रेमिटेंसेस जैसी चीजें आ गई? हाँ, मुख्य रूप से यही। और इन सब का नेट बैलेंस निकाला जाता है, यानी कुल अदृश्य प्राप्तियां, इनविजिबल रिसीट्स, माइनस कुल अदृश्य भुगतान, इनविजिबल पेमेंट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास चालू खाते के दोनों हिस्से हो गए, बीओसी और बीओआई। अब आगे? अब बहुत सिंपल है। चालू खाता शेष यानी करंट अकाउंट बैलेंस निकालने के लिए हम बीओटी और बीओआई को जोड़ देते हैं। बीओटी प्लस बीओआई इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस। एग्जैक्टली। बैलेंस ऑफ ट्रेड, वस्तुओं का नेट बैलेंस, प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, सेवाओं, आय, रेमिटेंस का नेट बैलेंस इज इक्वल टू करंट अकाउंट बैलेंस। और यहीं से वो सीएडी और सीएस वाली बात आती है। बिल्कुल। अगर बीओटी और बीओआई को मिलाकर कुल नतीजा ये निकलता है कि देश में विदेशी मुद्रा आई ज्यादा और गई कम, इनफ्लोज आउटफ्लोज, तो उसे कहते हैं चालू खाता अधिशेष यानी करंट अकाउंट सरप्लस, सीएस। सरप्लस मतलब हमारे पास फॉरेन करेंसी बच गई। हाँ, और अगर कुल नतीजा ये है कि विदेशी मुद्रा गई ज्यादा और आई कम, आउटफ्लोज इनफ्लोज, जैसा कि भारत के साथ अक्सर होता है, तो फिर घाटा, डेफिसिट। सही, उसे कहते हैं चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड। भारत में आमतौर पर बीओटी यानी व्यापार संतुलन में घाटा इतना ज्यादा होता है कि बीओआई यानी अदृश्य संतुलन का सरप्लस भी उसे पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता। नतीजा कैड। तो ये कैड कितना है? ये बहुत मायने रखता होगा फिर। हाँ, बहुत ज्यादा। कैड का मतलब है कि देश अपनी जरूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर है। उसे दुनिया से ज्यादा खरीदना पड़ रहा है जितना वो बेच पा रहा है। अब सवाल उठता है कि इस घाटे की भरपाई कैसे होगी। यहीं पर बीओपी का दूसरा मुख्य खाता आता है। अच्छा, दूसरा खाता, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। हाँ, पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट। इसमें वो सब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन आते हैं जो देश की परिसंपत्तियों या देनदारियों को बदलते हैं और चालू खाते में शामिल नहीं है। एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब ऐसे लेन देन जिनसे देश की विदेशी संपत्ति या विदेशी देनदारी में बदलाव आता है।
और यहाँ जो खास बात है, मतलब व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये खाता अक्सर चालू खाते के घाटे कैड को फाइनेंस करने यानी उसकी भरपाई करने का जरिया बनता है। अच्छा, कैसे? इसमें क्या क्या आता है? इसमें मुख्य रूप से 3-4 तरह के आइटम्स आते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफटीआई और एफआईआई। बिल्कुल, दोनों। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है या किसी भारतीय कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीदती है, ये लॉन्ग टर्म का निवेश माना जाता है। हाँ, जैसे कोई विदेशी कार कंपनी भारत में प्लांट लगा रही है। सही। और दूसरा है विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफआईआई, जिसे अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई भी कहते हैं। इसमें विदेशी फंड्स भारतीय शेयर बाजार या बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाते हैं। अच्छा, ये शेयर मार्केट वाला पैसा। हाँ, ये एफडीआई की तुलना में ज्यादा शॉर्ट टर्म और अस्थिर माना जाता है, क्योंकि निवेशक अपना पैसा जल्दी निकाल भी सकते हैं। तो एफडीआई और एफआईआई, एफपीआई दोनों से देश में विदेशी मुद्रा आती है जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। ओके, तो विदेशी निवेश हो गया, और क्या है कैपिटल अकाउंट में? दूसरा महत्वपूर्ण आइटम है एनआरआई जमा यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स। जो प्रवासी भारतीय विदेश में रहते हैं वो भारत के बैंकों में विदेशी मुद्रा में या भारतीय रुपए में पैसा जमा करते हैं। ये भी देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक अहम स्रोत है। हाँ, ये तो बहुत सारे बैंक्स ऑफर करते हैं ना, एनआरई, एनआरओ अकाउंट्स। बिल्कुल। तीसरा आइटम है उधार यानी बोरोइंग्स। इसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ईसीबी भी कहते हैं। भारतीय कंपनियां या सरकार खुद विदेशों से, विदेशी बैंकों से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से कर्ज लेती हैं। ये कर्ज भी विदेशी मुद्रा में आता है। तो ये भी कैपिटल इनफ्लो हुआ। हाँ, जब कर्ज लेते हैं तो इनफ्लो होता है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जब कर्ज चुकाते हैं, मूलधन और ब्याज, तो वो आउटफ्लो होता है। अच्छा, ठीक है। और कुछ? एक और आइटम है बाहरी सहायता और अनुदान, एक्सटर्नल असिस्टेंस एंड ग्रांट्स। पहले ये महत्वपूर्ण होता था जब भारत दूसरे देशों या संस्थाओं से मदद लेता था, लेकिन अब भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए इसकी भूमिका काफी कम हो गई है। तो मुख्य रूप से कैपिटल अकाउंट में विदेशी निवेश, एफडीआई, एफपीआई, एनआरआई डिपॉजिट और बाहरी उधार बोरोइंग्स आ गए। हाँ, मोटे तौर पर यही हैं जो देश में विदेशी पूंजी लाते हैं या ले जाते हैं और एसेट लायबिलिटी बदलते हैं। इन सब का नेट इफेक्ट देखा जाता है कि पूंजी खाते में कुल मिलाकर पैसा आया या गया। ठीक है, तो अब हमारे पास चालू खाता है और पूंजी खाता है। इन दोनों को मिला के ही पूरा बीओपी बनता है। हाँ, चालू खाता और पूंजी खाता मिलकर बीओपी के मुख्य कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है लेखांकन के नजरिए से, मतलब अकाउंटिंग सेंस में, बीओपी हमेशा शून्य पर संतुलित, बैलेंस्ड होता है। हमेशा जीरो, मतलब ना घाटा ना सरप्लस। ये कैसे? अभी तो हम सीएडी की बात कर रहे थे। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। देखिए, जब हम कहते हैं बीओपी हमेशा बैलेंस्ड होता है, तो उसका मतलब है कि सभी क्रेडिट, पैसा आना, और सभी डेबिट्स, पैसा जाना, का जोड़ हमेशा बराबर होगा। ये एक अकाउंटिंग आइडेंटिटी है, जैसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है। लेकिन अगर हमारा चालू खाते में घाटा सीएडी है, मतलब पैसा गया ज्यादा, तो बैलेंस कैसे हुआ? अच्छा सवाल है। अगर चालू खाते में घाटा है, मान लीजिए $100 का, तो इस $100 के आउटफ्लो को कहीं ना कहीं से आए $100 के इनफ्लो से मैच करना ही होगा। ये मैचिंग कहाँ से होती है? कैपिटल अकाउंट से। बिल्कुल। अगर चालू खाते में $100 का घाटा है, तो इसका मतलब है कि या तो पूंजी खाते में $100 का अधिशेष होगा, सरप्लस, यानी एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई डिपॉजिट या उधार के जरिए $100 देश में आए होंगे। अच्छा। या फिर अगर पूंजी खाते का सरप्लस भी काफी नहीं है, मान लीजिए पूंजी खाते में सिर्फ $80 का सरप्लस है, तो बाकी $20 के घाटे को पूरा करने के लिए देश को अपने विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स में से $20 निकालने पड़ेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आना भी बीओपी में एक तरह का फाइनेंसिंग आइटम माना जाता है। ओह, तो मतलब सीएडी बराबर कैपिटल अकाउंट सरप्लस प्लस फॉरेक्स रिजर्व में कमी। हाँ, या फिर अगर कैपिटल अकाउंट में भी घाटा हो जाए, जो बहुत बुरी स्थिति है, तो सीएडी और कैपिटल अकाउंट घाटा दोनों को ही फॉरेक्स रिजर्व से पूरा करना पड़ेगा,
या फिर IMF जैसी संस्था से इमरजेंसी लोन लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि BOP हमेशा बैलेंस होता है, क्योंकि घाटे को फाइनेंस करने का तरीका भी उसी में रिकॉर्ड हो जाता है। समझ गया। तो सिर्फ BOP का जीरो होना देखकर हम ये नहीं कह सकते कि अर्थव्यवस्था ठीक है या नहीं। हमें चालू खाते को देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अर्थव्यवस्था की असली सेहत का अंदाजा चालू खाता करंट अकाउंट की स्थिति से लगता है कि CAD है या CAS है, और अगर CAD है तो वो कितना बड़ा है और उसे फाइनेंस कैसे किया जा रहा है। क्या वो स्थिर पूंजी प्रवाह जैसे FDI से फाइनेंस हो रहा है, या अस्थिर प्रवाह जैसे FII या उधार से। यहीं पर संजीव वर्मा सर की किताब का अगला सेक्शन आता है, सेक्शन 24.3। क्या चालू खाता अतिशेष CAS हमेशा बेहतर है? इज CAS बेटर? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आमतौर पर लगता है कि घाटा बुरा है और अधिशेष अच्छा है। हाँ बिल्कुल। अगर घाटा है मतलब हम दुनिया के कर्जदार हो रहे हैं एक तरह से। देखिए, चालू खाता घाटा वाकई खतरनाक हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। खासकर अगर कैड बहुत ज्यादा हो GDP के प्रतिशत के रूप में, और उसे फाइनेंस करने के लिए लगातार उधार लेना पड़ रहा हो या अस्थिर FIPI पर निर्भर रहना पड़ रहा हो। क्यों खतरनाक है ज्यादा कैड? क्योंकि ये दिखाता है कि देश अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है। ये एक तरह से अस्थिरता, अनसस्टेनेबिलिटी का संकेत है। इतिहास गवाह है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, कि जिन देशों में गंभीर आर्थिक संकट आए, जैसे मेक्सिको 1994, ईस्ट एशिया 1997-98, अर्जेंटीना, तुर्की या भारत खुद 1991 में, उन सब में एक कॉमन फैक्टर था बहुत ज्यादा चालू खाता घाटा, हाई कैड। 1991 का संकट, हाँ वो तो BOP संकट ही कहलाता है। बिल्कुल। उस समय हमारा कैड बहुत ज्यादा था और उसे फाइनेंस करने के लिए पूंजी प्रवाह भी नहीं आ रहा था। हमारे फॉरेक्स रिजर्व लगभग खत्म हो गए थे, हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो हाई कैड एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। और इसे सरकार के बजट घाटे मतलब फिस्कल डेफिसिट से भी जोड़ा जाता है, जुड़वां घाटे या ट्विन डेफिसिट्स। हाँ बिल्कुल। अक्सर ये देखा गया है कि जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा होता है, फिस्कल डेफिसिट, तो वो अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ाता है, जिससे आयात भी बढ़ सकता है और CAD भी बढ़ सकता है। इसलिए हाई फिस्कल डेफिसिट और हाई करंट अकाउंट डेफिसिट को जुड़वां घाटे कहते हैं, और ये दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था के लिए काफी जोखिम भरे हो सकते हैं। तो मतलब CAD से तो बचना ही चाहिए। हाँ, एक हद से ज्यादा CAD से बचना जरूरी है। उसे नियंत्रण में रखना, मैनेजेबल लेवल पर रखना जरूरी है। लेकिन इसका उल्टा मतलब ये हुआ कि CAS यानी चालू खाता अधिशेष हमेशा अच्छा होता है, हमेशा फायदेमंद। यहीं पर थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि CAS हमेशा अच्छा ही हो। अच्छा, सरप्लस क्यों बुरा हो सकता है? मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी आ रही है, ये तो अच्छी बात है ना? देखिए, लगातार बहुत बड़ा CAS होना भी कुछ समस्याओं का संकेत हो सकता है। पहला, ये दिखा सकता है कि देश में घरेलू मांग, डोमेस्टिक डिमांड, कमजोर है। लोग या कंपनियां पर्याप्त खर्च या निवेश नहीं कर रहे हैं, इसलिए आयात कम हो रहा है और निर्यात ज्यादा। मतलब इकोनॉमी सुस्त हो सकती है अंदर से। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है कि देश में निवेश के अच्छे मौके, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। पैसा तो आ रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था उसे ठीक से खपा नहीं पा रही, अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। जरूरत से ज्यादा पैसा आने से महंगाई, इन्फ्लेशन का दबाव भी बन सकता है। अच्छा, तो ज्यादा पैसा आना भी सिरदर्द बन सकता है। बन सकता है। स्रोत में चीन का उदाहरण दिया गया है। चीन कई सालों तक बहुत बड़ा CAS रन करता था। कुछ एक्सपर्ट्स मानते थे कि ये चीन के लिए ठीक था, क्योंकि इससे उनकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को थोड़ा ठंडा, कूल डाउन रखने में मदद मिलती थी, और वो इस सरप्लस विदेशी मुद्रा से दुनिया भर में निवेश कर पा रहे थे। लेकिन ये हर देश के लिए सही मॉडल नहीं हो सकता। तो CAD ये भी दिखा सकता है कि शायद अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही, या उसमें निवेश की कमी है। हाँ, ये एक संभावित व्याख्या हो सकती है। जरूरत से ज्यादा बचत और कम निवेश का संकेत हो सकता है। तो फिर भारत की स्थिति क्या है? स्रोत बताते हैं कि भारत में तो आमतौर पर CAD ही रहता है। हाँ, भारत में ज्यादातर समय CAD ही रहा है। जैसा हमने पहले भी बात की, मुख्य रूप से कच्चे तेल और सोने के भारी आयात के कारण। सवाल ये है कि क्या ये CAD चिंताजनक है? तो क्या ये चिंताजनक है? देखिए, ये निर्भर करता है कि CAD कितना है और उसे फाइनेंस कैसे किया जा रहा है।
पिछले कुछ सालों में भारत का CAD GDP के 1 से 2% के आसपास रहा है, जिसे आमतौर पर प्रबंधनीय या मैनेजेबल माना जाता है। मैनेजेबल क्यों? मैनेजेबल इसलिए क्योंकि भारत इसे फाइनेंस करने के लिए काफ़ी हद तक स्थिर पूंजी प्रवाह, खासकर FDI, और साथ ही NRI डिपॉजिट और कुछ हद तक FPI पर निर्भर करता रहा है। यानी हमें CAD को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा उधार लेने या अपने फॉरेक्स रिजर्व को तेज़ी से खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पूंजी खाते में अधिशेष काफ़ी हद तक CAD को कवर कर लेता है। लेकिन इसमें वो FPI वाला रिस्क तो है ही, जो आपने कहा था कि वो पैसा जल्दी निकल सकता है। बिल्कुल, वो रिस्क हमेशा रहता है। यही असली चुनौती है। अगर किसी वैश्विक संकट की वजह से या भारत की अपनी किसी आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ये विदेशी निवेशक, खासकर FPI वाले, घबरा जाएं और अपना पैसा तेजी से निकालना शुरू कर दें, जिसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो फिर CAD को फाइनेंस करना अचानक बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब RBI को फॉरेक्स रिजर्व बेचना पड़ेगा, जिससे रिजर्व कम होंगे, रुपए पर दबाव बढ़ेगा, रुपया गिरेगा, और अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो सरकार को IMF से मदद मांगने या बहुत महंगी दरों पर विदेशी उधार लेने पर मजबूर होना पड़ सकता है। वो फिर से 1991 जैसी BOP संकट की स्थिति बन सकती है। बाप रे। तो मतलब हम एक तरह की रस्सी पर चल रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं ये एक नाजुक संतुलन है। इसीलिए RBI और सरकार हमेशा पूंजी प्रवाह, कैपिटल फ्लोस पर कड़ी नजर रखते हैं और कोशिश करते हैं कि CAD एक मैनेजेबल लिमिट के अंदर रहे और उसे फाइनेंस करने के लिए स्थिर स्रोतों पर निर्भरता ज्यादा हो। तो इन सब का कुल मिला के निचोड़ क्या निकलता है? मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अ UPSC एस्पिरेंट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड BOP? देखिए, निचोड़ ये है। 1. सिर्फ CAD होना अपने आप में बुरी बात नहीं है, खासकर एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, जिसे ग्रोथ के लिए निवेश और आयात की जरूरत होती है। 2. महत्वपूर्ण यह है कि CAD का साइज कितना है GDP के प्रतिशत के रूप में, और उसे फाइनेंस कैसे किया जा रहा है। 3. अगर CAD मैनेजेबल लेवल पर है, जैसे GDP का 2-3% तक, और इसे स्थिर स्रोतों जैसे FDI, NRI डिपॉजिट से फाइनेंस किया जा रहा है, तो चिंता की बात कम है। 4. लेकिन अगर CAD बहुत ज़्यादा है और उसे अस्थिर FPI या बढ़ते बाहरी कर्ज से फाइनेंस किया जा रहा है, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा, वल्नरेबिलिटी है। 5. इसी तरह लगातार बड़ा CS भी हमेशा अच्छा नहीं होता। ये कमज़ोर घरेलू मांग या निवेश की कमी का संकेत हो सकता है। तो मतलब ना बहुत ज्यादा घाटा अच्छा, ना शायद बहुत ज्यादा सरप्लस। एक संतुलन चाहिए। हाँ, एक स्वस्थ संतुलन। और सबसे ज़रूरी है कि हम बाहरी झटकों, एक्सटर्नल शॉक्स को झेलने के लिए कितने तैयार हैं। हमारे पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व्स होने चाहिए और हमारी निर्भरता अस्थिर पूंजी प्रवाह पर कम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है BOP का ये पूरा कॉन्सेप्ट करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, CAD, CS और उनके मायने काफ़ी हद तक साफ हो गए हैं संजीव वर्मा सर की किताब के इस चैप्टर के आधार पर। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को भी ये समझने में आसानी हुई होगी। तो चलिए आज की इस लंबी और डिटेल्ड चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं बुलेट पॉइंट्स में। जरूर। पहला, BOP यानी भुगतान संतुलन एक देश का दुनिया के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देनों का 1 साल का रिकॉर्ड है। दूसरा, इसके 2 मुख्य खाते हैं, चालू खाता करंट अकाउंट और पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। दूसरा, इसके 2 मुख्य खाते हैं। तीसरा, चालू खाते में वस्तुओं BOT और सेवाओं आई रेमिटेंस BOI का व्यापार आता है। इसके बैलेंस को CAD घाटा या CAS अधिशेष कहते हैं। दूसरा, इसके 2 मुख्य खाते हैं। चौथा, पूंजी खाते में विदेशी निवेश FDI, FPI, NRI जमा और उधार बोरोइंग्स जैसे आइटम्स आते हैं जो देश की एसेट लायबिलिटी बदलते हैं। दूसरा, इसके 2 मुख्य खाते हैं। पांचवा, अकाउंटिंग के नजरिए से BOP हमेशा बैलेंस्ड होता है क्योंकि चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते के अधिशेष या फॉरेक्स रिजर्व में कमी से फाइनेंस किया जाता है। दूसरा, इसके 2 मुख्य खाते हैं। छठा, अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए सिर्फ BOP का बैलेंस नहीं बल्कि CAD CAS का स्तर और उसे फाइनेंस करने का तरीका देखना जरूरी है। दूसरा, इसके 2 मुख्य खाते हैं। सातवां, बहुत ज्यादा CAD खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर अस्थिर स्रोतों से फाइनेंस हो। इसे फिस्कल डेफिसिट के साथ ट्विन डेफिसिट भी कहते हैं। दूसरा, इसके 2 मुख्य खाते हैं। 8वां,
लगातार बड़ा CAS भी हमेशा अच्छा नहीं होता, ये कमजोर घरेलू मांग या निवेश का संकेत हो सकता है। दूसरा, इसके दो मुख्य खाते हैं। नौमा भारत में आमतौर पर CAD रहता है, जिसे फिलहाल मैनेजेबल माना जाता है क्योंकि इसे FDI और NRI डिपॉजिट जैसे स्रोतों से फाइनेंस किया जाता है। लेकिन अस्थिर FPI पर नजर रखना जरूरी है। बेहतरीन सारांश। तो श्रोताओं, ये था BOP पर हमारा डीप डाइव। अब एक आखिरी विचार जिस पर आप सोच सकते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत जैसी तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक सीमित मात्रा में चालू खाता घाटा CAD, अगर उसे सही और स्थिर तरीकों से फाइनेंस किया जा रहा हो, तो क्या वो वास्तव में चिंता की बात है? या फिर क्या ये इस बात का एक सकारात्मक संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की इतनी संभावनाएं हैं कि वो दुनिया भर से निवेश और पूंजी को आकर्षित कर रही है, भले ही उसके लिए हमें कुछ घाटा उठाना पड़े? एक दिलचस्प सवाल है। क्या सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए थोड़ा CAD जरूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आपको ये डिटेल्ड विश्लेषण पसंद आया, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी UPSC तैयारी में मदद मिली, तो इस चर्चा को दोबारा जरूर सुनिए। कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए रेपिटेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। BOP जैसे टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ के लिए फंडामेंटल हैं, और ये न सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के लिए बल्कि इंटरव्यू और यहाँ तक कि जीवन में आर्थिक मुद्दों को समझने के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। तो देर किस बात की? अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो सुन लो UPSC यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार या सवाल जरूर लिखें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारा कोई भी एपिसोड मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए डीप डाइव के साथ। नमस्कार।